अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इनहेरिटेंस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मेंडल्स कौन था। मेंडल, इसका जो पूरा नाम था वो ग्रेगर मेंडल था और इसने यानी कि इसकी जो पैदाइश हुई थी वो 1822 को हुई थी और इसकी जो वफात है यानी कि इसकी जो डेथ हुई है वो 1884 में हुई है। अच्छा, जो हमारे पास मेंडल था वो एक मॉन्क था, ऑस्ट्रेलियन मॉन्क था, यानी कि एक पादरी था। और ये जो पादरी था कौन से सेंचुरी का था? 19th सेंचुरी का। मेंडल्स को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज अ मेंडल, यानी कि मेंडल जो है उसको जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। कभी कभार एमसीक्यूज में से पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स का फादर आपका मेंडल्स कहलाता है। अच्छा, मेंडल जो है वो पायनीर था, यानी कि रास्ता दिखाने वाला था, यानी कि आगे जाने वाला। जो क्लासिकल जेनेटिक्स है उसकी शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? मेंडल्स ने की थी। क्लासिकल जेनेटिक्स का क्या मतलब है? क्लासिकल जेनेटिक्स का मतलब ये है कि वो टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स के वो टेक्निक्स और मेथडोलॉजी जिसके लिए हम जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, यानी कि द टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज ऑफ जेनेटिक्स या द टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज यूज्ड टू स्टडी जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए जो मेथडोलॉजीज और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स से फिर फर्दर हमारे पास और ब्रांचेस जो है वो जेनेटिक्स की एराइज होती हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो जीनोम्स हैं, बिहेवियरल जेनेटिक्स है। डिफरेंट जेनेटिक्स के जो है वो क्लासिकल जेनेटिक्स से फिर ब्रांचेस एराइज होती हैं। अच्छा, ये जो ग्रेगर मेंडल था इसने अपनी इनहेरिटेंस की जो एक्सपेरिमेंट्स थी, यानी कि अपनी जेनेटिक्स की जो जर्नी थी वो किस चीज पे स्टार्ट की थी? इसने स्टार्ट की थी पी प्लांट्स पे। और पी प्लांट्स का जो बोटानिकल नेम है वो है पाइजम सैटिवम। अच्छा, इसने अपना जो जेनेटिक्स का काम था वो कहाँ पर किया था, यानी कि अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इसने कहाँ पर किए थे? तो इसने, चूंकि ये हमारे पास एक पादरी था, तो पादरी होने की वजह से ये अपने ही जो गार्डन है, मोनेस्ट्री का गार्डन है, वहां पर ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया करता था। और इसने ये एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 के दौरान किए। अच्छा, इस दौरान इसने तकरीबन 28,000 पी प्लांट्स को कल्टीवेट किया और टेस्ट किया। अच्छा, इस मेंडल ने सबसे पहला जो अपनी एक्सपेरिमेंट का लेक्चर दिया था वो दिया था 1865 में, और फिर अपने वर्क को, अपने काम को जो इसने किया था जेनेटिक्स पे, वो 1665 में, कब? 1666 में इसने पब्लिश किया था पेपर में और नाम दिया था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसी एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसकी वजह से एक लॉ आया और उस लॉ का क्या बनना? फॉर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ हेरिडिटी या मेंडल्स लॉ। यानी कि जब इसने अपने वर्क को पब्लिश किया तो उसकी वजह से एक लॉ बना
उसको कहा जाता था लॉ ऑफ हेरिडिटी या मेंडल्स लॉ। अब ये जो था हमारे पास मेंडल्स कौन था और मेंडल्स ने किस चीज पे काम किया था, किस चीज का, जेनेटिक्स का। अब हम आते हैं कि जो मेंडल्स था उसने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। ये अक्सर औकात सवाल आ जाता है कि व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज जेनेटिक स्टडी, यानी कि जेनेटिक स्टडीज के लिए उसने पी प्लांट को क्यों मुंतखब किया, बाकी प्लांट्स को क्यों जो है वो नहीं मुंतखब किया। सबसे पहला, पी प्लांट वॉज इजी टू कल्टिवेट एंड ग्रो, यानी कि ये बहुत आसानी से हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं पी प्लांट को, और आसानी से कम ही जगह पे ये क्या हो सकती है, ग्रो हो सकती है। फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और अपने मोनेस्ट्री में ये जो है वो इसको आसानी से क्या कर सकता था, ग्रो कर सकता था। और इसके अलावा इस पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, यानी कि लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि ये बीज बोने के बाद जो है ये खुद जो है वो बीज देता है, यानी कि स्पोरोफाइट इंटू गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट इंटू स्पोरोफाइट जो है वो क्या कहलाएगा, आपका लाइफ साइकिल कहलाएगा। तो पी प्लांट जो है उसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या था, बहुत सारा शॉर्ट था। इसके अलावा फ्लावर्स आर हार्मोप्रोडाइट, यानी कि जो पी प्लांट्स हैं वो हमारे पास हार्मोप्रोडाइट हैं। हार्मोप्रोडाइट का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास एक फ्लावर है तो इसकी फ्लावर में स्टेमन एंड कार्पल, यानी कि अगर लेट्स सपोज ये आपका स्टेमन है, ये आपका कार्पल है, एक ही फ्लावर में मौजूद है। स्टेमन और कार्पल दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद हो और वो एक दूसरे के साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हो तो वो क्या कहलाएगा, हार्मोप्रोडाइट, यानी कि दोनों, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल जिसके अंदर ओव्यूल होता है, उसके साथ स्टेमन आके मिलके फर्टिलाइजेशन करता है, तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल और स्टेमन, जब एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं तो ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है हार्मोप्रोडाइट। तो ये फ्लावर जो है वो हार्मोप्रोडाइट थे। तो हार्मोप्रोडाइट होने की वजह से पी प्लांट ज्यादातर हमारे पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं और इनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कराया जा सकता है। इस वजह से इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। अच्छा, इसके अलावा ये जो पी प्लांट है इसमें हमारे पास डिफरेंट कंट्रास्टिंग वाज़ेह मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो है वो नजर आ रहे थे, इसी वजह से इसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। और वाज़ेह डिस्टिंक्ट 7 कैरेक्टर्स जो है वो हम स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। अच्छा, इसके अलावा ये पी प्लांट जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, मुज़ाहमत प्रोवाइड करता था डिफरेंट किस्म के पेस्ट्स को। और इसके अलावा जब पी प्लांट हम ग्रो करते हैं तो उसकी ग्रो होने की वजह से बहुत सारे सीड जो हैं वो प्रोड्यूस जो हैं वो होते हैं। तो इस वजह से ये कुछ फीचर्स थे, कुछ कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया फॉर हिज जेनेटिक स्टडी। अच्छा, 7 ट्रेट्स इन पी प्लांट। पी प्लांट्स में 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, 2 अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, 2 वाज़ेह डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? लेट्स सपोज अगर हम उसकी सीड की शेप की बात करें तो सीड का शेप या हमारे पास राउंड होगा, राउंड उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है। सीड शेप का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो राउंड है और डोमिनेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, रेसेसिव यहाँ पर लिखेंगे। डोमिनेंट और रेसेसिव में आपको फर्क मालूम होगा। डोमिनेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक हाइब्रिड क्रॉस है उसमें अगर जो चीज, जो ऑर्गेनिज्म, जो करेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में उसको क्या कहा जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी कि एक चीज को कंप्लीटली डोमिनेट कर लेता है और दूसरा उसमें मास्क हो जाता है तो वो आपका रिसेसिव कहलाता है। तो सीड शेप की बात करें तो सीड शेप जो है
इसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, या राउंड हो सकता है या सीड शेप जो है वो रिंकल्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? रिंकल्ड हो सकता है। अगर हम सीड की कलर की बात करें तो सीड की कलर की बात करें तो सीड का जो राउंड कलर येलो है वो हमारे पास सीड कलर जो है वो क्या है? डोमिनेंट है। और ग्रीन जो है वो क्या है? इसका ग्रीन कलर जो है वो हमारे पास रिसेसिव है। इसके अलावा अगर फ्लावर की कलर की बात करें, पी प्लांट का जो फ्लावर है उसकी अगर हम कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो हमारे पास डोमिनेंट वायलेट हो सकता है फ्लावर का कलर, और रिसेसिव जो है वो हमारे पास व्हाइट कलर का फ्लावर हो सकता है। ये दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। ये आपके रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है। ये 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है किस चीज के? पी प्लांट के। अगर हम पॉट शेप की बात करें, यानी कि जिसमें मटर के दाने जो है वो होते हैं, वो उसका पॉट शेप कहलाता है। लेकिन लेट्स सपोज ये आपका जो है पी प्लांट का पॉट शेप है और यहाँ पर उसमें मटर के दाने होते हैं। तो अगर पॉट शेप की बात करें तो पॉट शेप जो है या बिल्कुल फुल होगा, फुल शेप होगा उसका पॉट का, या जो है वो उसके अंदर जो है वो दसा हुआ होगा जिसके लिए मटर के दानों के अंदर, यानी कि कंस्ट्रक्टेड होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्टेड होगा। अगर हम पॉट की कलर की बात करें तो पॉट का कलर जो है वो जो डोमिनेंट है, यानी कि ज्यादातर जो मटर के दानों में होता है वो क्या होता है? ग्रीन होता है। और कभी कभार रिसेसिव भी हो सकता है। लेट्स सपोज येलो कलर का भी पॉड कलर हो सकता है। अगर फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो फ्लावर की पोजीशन जो है वो हमारे पास एक्सियल जो है वो डोमिनेंट है, या जो है वो टर्मिनल होंगे। टर्मिनल का मतलब है कि इसके साइड पे पाए जाएंगे। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास एक प्लांट है, एक फ्लावर है, तो इसकी जो एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट यानी कि यहाँ से जो है ये पोजीशन आपका एक्सियल कहलाएगा और ये पोजीशन आपका टर्मिनल कहलाएगा। अच्छा, लेकिन लास्ट पोर्शन और स्टेम हाइट की बात करें तो फ्लावर या टाल हो सकेगा या हमारे पास द्वार होगा। क्या होगा? द्वार होगा। तो ये 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल्स ने पी प्लांट में देखे थे और इन पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तमाम 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने अपने मोनेस्ट्री में देखा और इनकी जेनेटिकली स्टडी की, यानी कि सीड शेप क्या हो सकता है? राउंड होगा या रिंकल होगा। सीड कलर क्या हो सकता है? येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। फ्लावर कलर क्या है? व्हाइट हो सकता है या वायलेट हो सकता है। पॉट शेप की बात करें तो फुल हो सकता है या कंस्ट्रक्टेड हो सकता है। पॉट कलर की बात करें ग्रीन है, येलो हो सकता है। फ्लावर पोजीशन या एक्सियल है या टर्मिनल है। स्टेम हाइट टाल है या द्वार है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स थे ये आपके 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट में आ जाते हैं। इससे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इससे भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि मेंडल्स ने पी प्लांट को क्यों जो है वो सेलेक्ट किया था। आज की वीडियो में हमने बस यही कुछ पढ़ा। अगले वीडियो में हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और साथ में मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। आज तक यही काफ़ी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें। थैंक्स।